नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस दिन को प्यार करने वाले पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। कई देशों और बड़े बड़े शहरों में इस दिन जश्न का माहौल भी होता है। कुछ किताबों के मुताबिक ये दिन रोम के पादरी संत वैलेंटाइन के नाम से है। खबरों की माने तो साल 496 में पहला वैलेंटाइन डे मनाया गया था, यानी आज से 1527 साल पहले। ये तो रही वैलेंटाइन डे की बात, लेकिन प्रेम तो इस धरती पर तब से है जब से जीवन है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कुछ नई पुरानी प्रेम कहानी। सिंधिया रियासत के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश नहीं, देश की सियासत में अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। सिंधिया की सियासत जितनी दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प उनकी लव स्टोरी है। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी राजे की कहानी भी किसी फिल्मी की कहानी की तरह है। आज आपको सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे की लव स्टोरी दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बड़ौदा राजघराने की प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली मुलाकात 1991 के दिल्ली में हुई थी। ज्योतिरादित्य ने पहली मुलाकात में ही फैसला कर लिया था कि वो प्रियदर्शनी से ही शादी करेंगे। शादी से पहले दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। फिर सिंधिया ने उन्हें महारानी बनाया। कहते हैं ना कि रिश्ते ईश्वर के हाथ से तय होके आते हैं, तो इस प्रेम कहानी में ऐसा ही था कि ईश्वर के हाथ से तय होके आए थे। जब इनकी शादी हुई थी तो बताया गया था कि ये दोनों का भेंट मुलाकात एक शाही परिवार की शादी में ही हुआ था। इसमें माधवराव जी और उनकी महारानी माधवी राजे गए थे, और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 12-13 साल के थे, ऐसे 13-14 साल के, और प्रियदर्शनी राजे भी उसी उम्र की थी, लगभग छोटी थी। हालांकि तब विवाह की दृष्टि से नहीं देखा गया था, तो उनको माधवी राजे जी को ये बच्ची बहुत सुंदर लगी, और उन्होंने वहां जो लोग थे तो उनसे बुला के पूछा कि भाई जी किसकी बिटिया है, तो उन्हें बताया गया कि ये गायकवाड़ महाराज की परिवार से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुजरात के पुराने बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। करीब 32 साल पहले साल 1991 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दोस्त की पार्टी में शामिल हुए थे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रियदर्शनी से मुलाकात हुई। आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां महारानी माधवी राजे की पहल के बाद 12 दिसंबर 1994 को ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के शादी के बंधन में बंध गए। सिंधिया राजवंश के करीबी बताते हैं कि महाराज माधवराव सिंधिया और माधवी राजे एक राजशाही कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात पहुंचे थे। वहीं प्रियदर्शनी की खूबसूरती और शालीनता महारानी माधवी राजे को भा गई। उसी दिन महारानी माधवी राजे ने प्रियदर्शनी को अपनी बहू बनाने का मन बना लिया था, जिसके बाद धूमधाम के साथ ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी की शादी हुई। और बहुत उनकी जो विनम्रता और उनकी जो सज्जनता है इतनी ज्यादा है कि वो डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। महाराज साहब ने इन सब बातों को देखकर ये तय किया होगा कि अगर ऐसे परिवार की कोई बच्ची हमारे परिवार के साथ जुड़ती है, मेरे साथ जुड़ती है, तो निश्चित रूप से ये ग्वालियर घराने के लिए भी एक अच्छी बात होगी। और वही बात आगे चल के एक शादी विवाह के रूप में बंधी जो आज तक चली आ रही है, और इनकी आपस में एक दूसरे की काफी अंडरस्टैंडिंग है। प्रियदर्शनी राजे को फेमिना 2022 में देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था। इसके पहले 2008 में प्रियदर्शनी को बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी जगह मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं। बेटा महा आर्यमन भी सियासी मैदान में उतर चुके हैं, वही बेटी अनन्या अभी पढ़ाई कर रही हैं।
प्रियदर्शनी अब चुनाव में सिंधिया के चुनाव प्रचार की कमान संभालती हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो ग्वालियर के राजा की और बात करते हैं। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर और गुजरी रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी दुनिया की मशहूर प्रेम कथाओं में शुमार होती है। ग्वालियर के राजा ने अपनी प्रेमिका की शादी की खातिर गुजरी महल बनवाया और राई गांव से पानी महल तक बुलवाया। आज 500 साल के बाद भी ये प्रेम कथा अमर प्रेम कथा है। ग्वालियर किले की तलहटी में बना गुजरी महल एक महान प्रेम कथा का गवाह है। जी हाँ, सन 1486 में तोमर वंश के राजा मानसिंह ग्वालियर के शासक बने। एक दिन राजा मानसिंह ग्वालियर से करीब 25 किलोमीटर दूर राई गांव के जंगल में शिकार करने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में दो बड़े जानवरों को लड़ते देखा। जब जानवर लड़ रहे थे तभी एक सुंदर सी युवती ने दोनों जानवरों को पकड़कर अलग कर दिया। राजा मानसिंह ने ये नजारा देख रहे थे। सुंदर और बेहद ताकतवर युवती को देख राजा मानसिंह ने उसे अपनी रानी बनाने की ठान ली। राजा मानसिंह ने युवती से पूछा तो उसने अपना नाम निन्नी गुजरी बताया। राजा ने निन्नी के सामने प्रेम का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। निन्नी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 3 शर्तें रखी। तो उन्होंने जब देखा कि इतनी बलशाली और रूपवती है ये गुजरी, तो उससे शादी का प्रस्ताव रखा। उसने भी 3 शर्तें रख दी कि मेरे नाम से महल बनवाया जाए। आज भी उसके नाम का ये गुजरी महल यहाँ किला गेट के पास में है। और दूसरी शर्त थी कि पानी हम अपने गांव का पियूंगी, जिसके कारण हम इतनी रूपवती और इतनी बलशाली बनी हूँ। तो उन्होंने उस शर्त को भी मानी और पाइप के द्वारा पानी गुजरी महल तक लाए। और कभी पर्दा नहीं करूँगी, जब भी मैं आपके साथ कहीं युद्ध क्षेत्र में जाऊँगी। तो तीनों शर्तों को उन्होंने मान लिया और मानने के बाद जो है दोनों का शादी हुआ। और ये प्रेम प्रसंग की कहानी आज घर घर और पूरे अंचल में, ग्वालियर चंबल संभाग में इस प्रेम प्रसंग की कहानी घर घर में कही जाती है। राजा मानसिंह ने निन्नी की सभी शर्तें मान ली। राजा ने निन्नी की सुंदर आंखों के चलते उसे मृगनयनी नाम दिया। राजा मानसिंह ने किले पर रानी के लिए अलग महल बनाने का विचार किया, लेकिन किले पर राई गांव का पानी चढ़ाना मुश्किल था। आखिर उस दौर के देशी इंजीनियरों ने राजा को किला तलहटी में महल बनाने का सुझाव दिया। आखिर में रानी मृगनयनी के लिए किले की तलहटी में आलीशान महल बनाया गया और पाइप के जरिए इसमें राई गांव से पानी लाने का इंतजाम किया गया। ऐसा माना जाता है कि 1486 से 1516 के बीच ये महल बनकर तैयार हुआ, जो आज 500 साल बाद दुनिया की सबसे प्रमुख प्रेम कथा की निशानी के तौर पर खड़ा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। ये हम गुजरी महल देखने आए हैं। सबसे पहली बात तो यह एक बहुत आकर्षण का केंद्र है और ये राजा मानसिंह तोमर और उनकी रानी गुजरी रानी की प्रेम की एक जीती जागती निशानी है। हम देख सकते हैं कि नए युवा प्रेम करते हैं तो ये यहाँ आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है। और दुनिया की अमर प्रेम कहानियों में ये एक नाम है रानी गुजरी और राजा मानसिंह तोमर की निशानी। वाकई में वैलेंटाइन डे के मौके पर लोग प्यार का इजहार करते हैं, प्रेम कहानियां सुनते सुनाते हैं, लेकिन राजा मानसिंह और गुजरी रानी की प्रेम कहानी 550 साल बाद भी अमर है और उसका गवाह है गुजरी महल। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, लैला मजनू, शीरी फरहाद और छत्तीसगढ़ के झटकू मिटकी, ये कौन थे, क्या थे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बस्तर की एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जो अधूरी जरूर है, लेकिन वही प्रेमी आज देवता बनकर दूसरों की प्रेम कहानियों को पूरा कर रहे हैं। जितना पुराना मानव इतिहास है, प्रेम शब्द भी उतना ही पुराना है। प्रेम के बिना तो जीवन की कल्पना तक नहीं हो सकती। वो प्रेम ही है जो हमें एक बनाता है और जब मौसम वसंत का हो तो यूं ही मन मयूर नाच उठता है। हम आपको आज बस्तर के ऐसे प्रेमी जोड़ों की कहानी बता रहे हैं
जो यहाँ के लोगों के दिलों में अजर अमर हो चुके हैं और अब देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत सोनाबाद, जहाँ सेठिया परिवार की संख्या ज्यादा है। उनके साथ ही अब गांव वाले भी हर तीज त्योहार से पहले सोमी धामी को देवता के रूप में पूजने लगे हैं। गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे चबूतरे में अवसर विशेष पर सोमी धामी की पूजा होती है। पहले के जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा, वो बताए हैं कि यहाँ सोमी धामी का पूजा स्थल है और दिवाली से पहले ही यहाँ जतरा मनाया जाता है और उसके बाद ही गांव में दिवाली खाया जाता है। तो कौन थे सोमी धामी जिन्हें लोग पूजने लग गए? आपको बताएं कि ये दोनों यहाँ काम की तलाश में आए। सेठिया परिवार ने उन्हें काम दिया। इस दौरान उन्हें रुनकी और झुमकी नाम की 2 युवतियों से प्रेम हो गया। हालांकि जैसा प्रेमियों को लेकर अक्सर देखा जाता है, यहाँ भी वैसा ही हुआ। दुनिया ने विरोध किया। लोगों से बचने के लिए दोनों सोमी और धामी अलसी से भरी कोठरी में छिप गए और वहीं दम घुटने से उनकी मौत हो गई। काम के तलाश में आए तो हमारे सियान लोग बोले कि पूछे कि आप लोग कहाँ से आए? बोले समलपुर से आए हैं। तो समलपुर से आए हो तो आप लोग काय के लिए आए हो? बोले तो हम लोग के मतलब कुछ काम करने के लिए आए हैं, तो हमको काम दो। काम दो बोले तो ठीक है भाई, आप लोग काम करिएगा, हम लोग आपको काम देंगे। तो काम देने के बाद उन लोग काम कर रहे थे। वो हमारे पूर्वज के पास नौकर रह चुके थे और इनकी प्रेम कहानी लंबा चौड़ा था। और उसके बाद गांव वाले जब इस प्रेम कहानी के खिलाफ में आए तो उन लोग छुपते छापते घर में आके अलसी की कोठी में घुस के वहीं दब के उनकी मृत्यु हो गई। उधर अपने प्रेमियों के बिछोह में रुनकी और झुमकी का हाल बेहाल था और जब दोनों को पता चला कि उनके प्रेमी इस दुनिया से चले गए हैं तो वे भी कुछ वक्त बाद सती हो गई। दोनों लड़की का ये हुआ, अलसी कोठी में डूबने के बाद वो लोग पता लगाए कि कहाँ गए बोल के गांव में भी घर में किसी को पता नहीं चला ना। उस समय कुछ खबर भी कोई किसी को नहीं करते थे। उसके बाद पता चला कि नहीं, ये लोग अलसी कोठी में डूबे हैं। उनका नाम सुन करके रुनकी और झुमकी ये लोग भी दोनों सती हो गए। सेठिया परिवार का कहना है कि उनके पूर्वजों को सोमी और धामी मौत के बाद परेशान करने लगी, जिसके बाद बस्तर रियासत से इस मसले को निपटाने के लिए देवी देवताओं को बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि अब उन्हें देवता के रूप में पूजना होगा, तब ये परेशानी दूर होगी। बस फिर क्या था, तब से ही दोनों की पूजा की जाने लगी। जगदलपुर से नरसिंहनाथ वांगा को लाए और वो लोग पूछताछ किए कि ये क्या है। नहीं, आपके घर में काम कर रहे थे 2 सोमी और दामी और वो ने आपको आकर के यहाँ डूब के खत्म हो गए हैं और यहाँ माने डूमा के रूप से ये लोग जगे हैं और इसको तुमको मानना पड़ेगा बोल के जगदलपुर के वो नरसिंहनाथ बताई। उस दिन से हमारे सेठिया परिवार के लोग उसको सोमी दामी के नाम से यहाँ हम लोग जतरा बनाते हैं। भले ही सोमी और धामी का प्यार अधूरा रह गया, कहानी अधूरी रह गई, लेकिन आज भी उनके दर पर जो भी फरियाद लेकर आता है वो पूरी जरूर होती है। लेकिन खास बात यह भी है कि यहाँ महिलाओं का आना वर्जित है, ना ही प्रसाद ले सकती है। जैसे इनका माने उपजास हुआ उस दिन से बाप दादी कहने के अनुसार ना इनको हम लोग लेडीज लोगों को देते हैं, ना इनका प्रसाद वो लोग खाते। बेहद अनूठा है बस्तर और उतनी ही अनूठी है बस्तर की संस्कृति और यहाँ की मान्यताएं, जहाँ इंसानों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है और वही देवता प्रेमियों की मुराद करते हैं पूरी। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहते हैं कि मजहब, मुल्क और जुबान प्यार में कभी बाधा नहीं बनती। ये कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई। अरब देश मोरक्को की मुस्लिम लड़की को अपने मुल्क से 8000 किलोमीटर दूर ग्वालियर के हिंदू लड़के से प्रेम हुआ तो लड़की ने प्यार की खातिर मुल्क ही छोड़ दिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन 2 युवाओं को आप देख रहे हैं वो प्रेम की ऐसी जीती जागती तस्वीर है जिनके बीच में ना तो मजहब है, ना मुल्क और ना ही जुबान। प्यार की इस जीती जागती तस्वीर में 24 साल की फादवा लेमाली है जो मोरक्को की है और 26 साल के अविनाश दोहरे हैं जो ग्वालियर से हैं।
दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। लेकिन मजहब अलग था, सो दोनों ने अपने परिवार से बात की। फादवा के परिवार वाले पहले तो नाराज हुए, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्होंने हाँ कह दी। दोनों की प्रेम कहानी में मजहब भी दीवार नहीं बन पाया। अविनाश ने फादवा के पिता से वादा किया कि ना ही अपना धर्म परिवर्तन करूंगा और ना ही आपकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराऊंगा। अविनाश की बात सुनकर परिवार को यकीन हो गया कि बेटी फादवा के लिए अविनाश अच्छा जीवन साथी साबित होगा। धर्म इसलिए क्योंकि मैं रिस्पेक्ट हर धर्म की करता हूँ और ये भी हर धर्म की रिस्पेक्ट करते। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं आपकी बेटी का कभी धर्म नहीं चेंज करूँगा, और उन्होंने मुझसे बोला भी था कि आप चाहो तो आप मोरक्को में रह सकते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं अपनी कंट्री की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडिया की, और ना मैं इंडिया छोड़ना चाहता ना चेंज करना चाहता था रिलीजन। साल भर पहले फादवा मोरक्को से भारत आ गई। सबसे पहले फादवा ने मोरक्को में अपनी शादी के लिए एनओसी के लिए आवेदन दिया। इसके बाद ग्वालियर की एसडीएम कोर्ट में कानूनी रूप से शादी कर ली। फातिमा कहती हैं कि उसे भारतीय संस्कृति से लगाव है। भारत में आने के बाद उसे यहाँ भी अपनापन लगा। यहाँ उसे छोले भटूरे भा गए। अविनाश के घर उसने छोले भटूरे सहित कई चीजें बनाना सीख ली है। रोटी और छोले भटूरे। कल्चर ऑफ इंडिया। I like it. ये बता रही हैं कि इंडिया के कल्चर मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी खुश हैं इधर। इस पे इधर नई चीज़ें भी बनाना सीखे, जैसे रोटी वगैरह बनाना सीखी इन्होंने, और इन्हें काफ़ी पसंद आया छोले भटूरे ये चीज़ें, और कल्चर इन्हें बहुत पसंद है इंडिया का। दोनों को शादी के बंधन में बांधने में ग्वालियर के अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने खास रोल निभाया। सचिन ने दिल्ली में मोरक्को एम्बेसी से लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट तक एनओसी और शादी के दस्तावेज तैयार कराए। उनका कहना है कि अविनाश और फातिमा की शादी दुनिया भर को नया संदेश दे रही है। प्रेम के साथ साथ ये बहुत अच्छा मैसेज भी है एक इंडियन कल्चर्स के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, कि वास्तव में यदि प्रेम पर आपको अडिग रहना, प्रेम करना है, तो एक दूसरे को बदले बिना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने के साथ साथ एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करने के साथ साथ हम कैसे रह सकते हैं। अविनाश और फातिमा की प्रेम कहानी ये बताती है कि अगर आपको प्रेम है और आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तो आपको एक होने से मजहब और मुल्क की सीमाएं भी रोक नहीं पाएंगी। वैलेंटाइन डे के इस मौके पर अविनाश और फातिमा को शुभकामनाएं। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और वैलेंटाइन डे के इस मौके पर अब हम आपको ऐसे किरदार से मिलवाएंगे जिसमें कि हिंदी फिल्म की छाप है। फिल्म का हीरो जिस तरह खुद निरक्षर रहकर अपनी पत्नी को पढ़ाकर कलेक्टर बना देता है, ठीक उसी तरह हरदा में भी एक ऐसे शख्स हैं जो उसी फिल्म के किरदार की तरह अपनी पत्नी की इच्छा के चलते उसे पढ़ा रहे हैं। हाथों में हाथ थामे एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण का भाव लिए ये हैं मुकेश बघेल और उनकी पत्नी अंजलि। रियल लाइफ में इनका किरदार एक फिल्म के हीरो से काफी मिलता जुलता है। जिस तरह उस फिल्म में हीरो खुद निरक्षर रहकर अपनी पत्नी को कलेक्टर बनाने की ठान लेता है, कुछ उसी तरह मुकेश ने भी ठाना है। हरदा के मुकेश बघेल और अंजलि की प्रेम कहानी बड़ी ही रोचक है। मुकेश किसान परिवार से आते हैं। घर की परिस्थितियों में उन्हें कक्षा 4 के आगे नहीं पढ़ने दिया। छोटी सी उम्र में ही वाहन चलाना सीख ड्राइवर बन गए। वो कृषि विभाग में अटैच गाड़ी चलाते हैं। करीब 7 वर्ष पहले मुकेश का विवाह अंजलि से हुआ। शादी के वक्त अंजलि ने कक्षा 12वीं पास की थी। अंजलि ने अपने पति से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। बताया कि वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। मुकेश के लिए यह सब आसान नहीं था। पहले तो ग्रामीण परिवेश के चलते परिवार का विरोध और दूसरा आर्थिक परिस्थिति। लेकिन मुकेश ने फैसला किया कि वो पत्नी को पढ़ाकर उसके सपने को पूरा करेगा। बस यहीं से शुरू हुआ प्रेम से त्याग और संघर्ष का सफर। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी के बाद में रिसर्च में जब आगे पढ़ना चाहती हूँ
तो मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि फिर भी मैंने सोचा कि चलो उस सपने को पूरा किया जाए। फिर भी मैंने अपने बलबूते पर उसको अपने हाथ ले आया, पढ़ा। आज मेरी मिसेस ने बीएड कंप्लीट कर चुकी है, पीएससी की तैयारी चल रही है, फॉर्म डाला है मुझे देने के लिए। उधर जब शादी के बाद अंजलि ने पति की मेहनत और त्याग को देखा तो उसने ठान लिया कि जो सपना दोनों ने देखा है उसे पूरा जरूर करेगी। किताब खरीदने के लिए रुपए नहीं, तो अब अंजलि ने YouTube से सिविल सर्विस की तैयारी की शुरुआत की। अंजलि कई बार संघर्षों के दिन याद कर आंखें नम कर लेती है। अंजलि ने 2023 में होने वाले पीएससी की परीक्षा के लिए फॉर्म भर दिया है। अब एग्जाम में बैठेंगी और अपने सपने और पति की मेहनत को सफल करेंगी। मैंने शादी के बाद उनसे जाहिर करी कि मेरी पढ़ाई में जारी रखना चाहती हूँ, तो उन्होंने बिना सोचे बोला कि ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद में मैंने बीकॉम की हूँ हरदा से ही, तो मेरे 62% बने हैं और बीएड में मेरे 85% बने हैं। अब मैंने एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। कहते हैं कि जब उद्देश्य अच्छा हो तो राह में मदद करने वाले की कमी नहीं होती। ऐसे ही मुकेश और अंजलि के सपनों के मददगार बन गए कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। मुकेश के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, इसलिए ऑफिस के अलावा उसे एक्स्ट्रा काम देकर मदद करते हैं। सबसे बड़ा कार्य वो कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को जो है पढ़ाना है, उनको ग्रेजुएट करा दिया और पीएचडी तैयारी कर रहे हैं और उनको वाहन चालक के साथ साथ अतिरिक्त कार्य भी देते हैं जिससे उनकी आर्थिक मदद हो सके और वो इस कार्य को अच्छे से कर सकें। प्रेम के बिना त्याग असंभव है, इन्हीं बातों को सही साबित किया है हरदा के मुकेश बघेल ने। मुकेश और अंजलि की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें त्याग, समर्पण, प्रेम सब है। मुकेश जो खुद निरक्षर हैं, लेकिन निरक्षर होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहते हैं। वहीं पत्नी भी अपनी पति की इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अंजलि वर्तमान में एमपीपीएससी की परीक्षा दे रही है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। और अब वैलेंटाइन डे के इस मौके पर एक कहानी ऐसे प्रेम की जो उम्र की सीमा मानता है, जो न जन्मों का बंधन। इस कहानी में प्यार दो ऐसे शख्स के बीच हुआ जिसे सुनकर आप भी अचरज करेंगे। ये है 67 साल की रामकली और उनसे 39 साल छोटे भोलू। दोनों के बीच प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं है, बस दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ये अपने आप में प्यार का एक अनोखा मामला है। मुरैना जिले के कैलारस के रहने वाली 67 साल की रामकली को 28 साल के भोलू से प्यार हो गया। दोनों प्यार करते हैं लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। दोनों ने लिव इन रिलेशन को चुना है, लिहाजा रामकली और भोलू ग्वालियर के जिला अदालत पहुँचे और लिव इन रिलेशन की नोटरी कराई। रामकली और भोलू का कहना है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। दोनों बालिग हैं। लिव इन रिलेशन के दौरान भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए रिलेशन की नोटरी कराने आए हैं। हम वो दोनों आए थे, वो मतलब रामकली आई थी और वो लड़का आया था भोलू। उन्होंने कहा कि ऐसी तरह से हमारी वो करवा दो, शादी ब्याह तो होते नहीं है, तो बन गई हमें साथ रहने के लिए हमारा एक वो बनवा दो, नोटरी करा दो। तो हमने नोटरी करा दी। ग्वालियर के एडवोकेट दिलीप अवस्थी ने बताया कि आजकल महिला और पुरुष जब लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो कई बार उनके बीच मतभेद होने लगते हैं। जब लिव इन जोड़े की जाति अलग हो या फिर उम्र में फासला हो तो ऐसे लिव इन जोड़ों के बीच विवाद ज्यादा होते हैं। वहीं कई जोड़े एक दूसरे की नौकरी को लेकर भी अहम का टकराव होने लगता है, फिर मामला थाने तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि ऐसे जोड़ों विवादों से बचने के लिए लिव इन रिलेशन की नोटरी तैयार कराते हैं। हालांकि कानूनी रूप से ऐसे दस्तावेज का कोई औचित्य नहीं होता। कंट्रैक्ट एक्ट केवल मुसलमानों में ही मान्य होता है, हिंदुओं के लिए नहीं, क्योंकि विवाह अनुबंध की श्रेणी में नहीं आता।
इसकी जानकारी मिली है कि ग्वालियर में आके एक 67 साल की महिला ने 28 साल के लड़के के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हुए एक दस्तावेज संपादित कराया है और उन दोनों के बीच में अनुबंध संपादित हुआ है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं कि लिविंग रिलेशन के केसों में बाद में बलात्कार के या शारीरिक शोषण के जो मामले बनते हैं उनसे बचने के लिए ही ये कार्रवाई दोनों पक्षों में से किसी के पक्ष के दिमाग की उपज होगी, उस वजह से ही ये किया गया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इन दोनों का प्यार अपने आप में अचंभित करने वाला है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो प्रेम कहानियों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। त्रिपुरा में आखिरी दौर में पहुंचा चुनावी प्रचार। अगरतला में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। लेफ्ट और कांग्रेस पर किया हमला, कहा वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को गुलाम समझा। बेंगलुरु के राजभवन में